हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह एक बार फिर से आपके सामने अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण, जो कि हमारा जो उपयोगिता विश्लेषण का हमने फर्स्ट वीडियो जारी किया था, उसमें उपयोगिता को मापने की दो अवधारणाएं दी थी, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में नेक्स्ट हमारे दो वीडियो उसी से रिलेटेड थे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब हम सेकेंड अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमवाचक विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंतर्गत ये हमारा A2 सीरीज़ का वीडियो है। A1 सीरीज़ में उपयोगिता के हमारे 3 वीडियो आए थे, अब A2 सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है। इसमें पहला वीडियो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। ये क्रमवाचक विश्लेषण हमने प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपभोक्ता के सामने यदि दो वस्तुएं हैं, उसके पास दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुओं के वो विभिन्न संयोग बना सकता है। उन संयोगों में केवल वो यह कह सकता है कि मुझे इस संयोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई, इस संयोग से कम प्राप्त हुई, या इन संयोगों के बीच में मैं तटस्थ हूँ। इस प्रकार उपभोक्ता विभिन्न संयोगों को क्रम प्रदान कर सकता है, लेकिन उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। अब इस विश्लेषण को, क्रमवाचक विश्लेषण को हम तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके अन्य नाम हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, अनधिमान वक्र विश्लेषण या समसंतुष्टि वक्र। इसे सर्वप्रथम एजवर्थ ने 1881 में प्रयोग किया। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजवर्थ ने। इसके पश्चात हम देखें 1906 में पेरेटो ने इसका उपयोग मांग की विवेचना करने में किया, लेकिन तटस्थता वक्र विश्लेषण का वैज्ञानिक विश्लेषण और उसका लोकप्रिय बनाया जो है वो है हिक्स और एलन। इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। अब हम ये बात करें, ये तटस्थता वक्र है क्या? हमको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ सदैव दो वस्तुओं के संयोग की ही बात करेंगे। तटस्थता वक्र विश्लेषण पूरा दो वस्तुओं पर ही आधारित है। अब यहाँ पर हम IC का मीनिंग भी हमने यहाँ लिखा है, फिर हम इसका ये नाम क्यों पड़ा वो बताएंगे। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग, X और Y, दो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं। कभी किसी संयोग में X वस्तु ज़्यादा है, किसी संयोग में Y वस्तु की इकाइयाँ ज़्यादा हैं। तो ऐसे विभिन्न संयोगों जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उन संयोगों को मिलाने वाला जो पथ है या बिंदु पथ है, इसे हम IC कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। इसकी एक विशेषता क्या है कि तटस्थता वक्र ये जो है, इसके जो विभिन्न संयोग हैं, इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका नाम तटस्थता क्यों रखा? क्योंकि जब सभी में समान संतुष्टि है तो इन सब के प्रति उसका व्यवहार तटस्थ रहता है, अर्थात वो किसी को ज़्यादा प्रीफर करेगा, किसी को कम प्रीफर करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी संयोगों में संतुष्टि समान है। नेक्स्ट, इसको उदासीनता वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी संयोगों के प्रति वो उदासीन है, कहीं कोई प्राथमिकता व्यक्त नहीं कर रहा है। फिर है समसंतुष्टि वक्र। क्यों? क्योंकि सभी में संतुष्टि समान है। अनअधिमान, अन मतलब नहीं, अधिमान मतलब प्राथमिकता या पसंद। जब सभी में संतुष्टि समान है तो किसी भी एक संयोग को वो प्राथमिकता या अधिमान नहीं देता है, इसलिए इन सभी संयोगों के बिंदु पथ को हम अनधिमान वक्र भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा फिर से एक बार हम देख लें कि अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है। इन सभी संयोगों के बिंदु पथ को हम अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं।
एक टेबल और डायग्राम से हम इसको देखते हैं। इस टेबल में ये हमने संयोग, बंडल भी कह सकते हैं, संयोग है। ऐसे हमने 5 पैकेट बनाए, 5 बंडल बनाए हैं जिसमें x और y वस्तुओं की मात्रा है। पहला बंडल A, इसमें x की 1 इकाई है, y की 15 है। दूसरा बंडल B, संयोग B, इसमें x की 2 इकाई तो y की 10 है। तीसरे संयोग में x की 3, y की 6, इसमें 4, इसमें 3, इसमें ये 5 है तो ये 1 है। ये ऐसे 5 संयोग हैं, 5 बंडल हैं, 5 पैकेट हैं। इनसे सभी में उपयोगिता समान प्राप्त हो रही है। इनमें से उपभोक्ता किसी का भी उपयोग कर ले, किसी भी संयोग का उपभोग कर ले, उसको संतुष्टि समान प्राप्त होगी। इसलिए हमने क्या लिखा है, समान संतुष्टि का। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने की है कि जैसे जैसे एक एक इकाई वो बढ़ा रहा है वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा वो छोड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि x वस्तु बढ़ा रहा है और y कम हो रहा है? हर संयोग में दोनों क्यों नहीं बढ़ रहे? यदि दोनों की मात्रा बढ़ेगी तो उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी। अगर हम किसी को पूछे भाई तुमको 1 समोसा चाहिए, 2 समोसे, तो वो 2 ही कहेगा। 2 चाहिए कि 3 तो 3 ही कहेगा। हम किसी को कहें 500 रुपये चाहिए या 1000 तो 1000 ही कहेगा। ये हमारी अतृप्तता है। उपभोक्ता कभी तृप्त नहीं होता, वो सदैव कम की तुलना में अधिक को प्राथमिकता देता है। ये अभी हम मान्यता में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता x की कम होती जाती है। हर अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता कम होती जाती है। तो x को बढ़ाने के लिए y को छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन छोड़ने की जो रेट है, गैप है, देखिए आप इसमें 5 इकाई का गैप है, यहाँ 4 या 3 या 2, मतलब x की हर अतिरिक्त इकाई के लिए y की कम इकाइयाँ त्याग करता है। क्यों? क्योंकि x की हर अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब ये जो टेबल है इसी को हमने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ किया है। इधर हमने x वस्तु, इधर y वस्तु ली है। एक नॉर्मल इस कर्व को बनाया है हमने। यहाँ पर इक्वल गैप में ये 1 से 5 तक लिखा है और इधर ये y वस्तु के सभी संयोग हैं। इन सभी संयोगों को हमने मिलाकर ये IC वक्र हमने बनाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं IC का ढाल, कि किसी भी वक्र का या रेखा का ढाल कैसे निकलता है। हमने गणित में पढ़ा है, tan थीटा हमने पढ़ा है ना, tan थीटा। मैथ्स में tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। ये सदैव आप ध्यान रखना, कोई भी ढाल निकालना हो तो उस बिंदु पर एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, और लंब बटा आधार। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें ये लंब है, यहाँ हमने y को छोड़ा है ना, तो y का डिफरेंस की क्या लिखेंगे? डेल्टा y। यहाँ x बढ़ाया है, x का डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा x। तो ये लंब और ये आधार, तो tan थीटा से ही ढाल निकलता है। तो IC का ढाल, हमको इसके बीच में इसका ढाल निकालना है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x, ये तटस्थता वक्र का ढाल है। यही MRS XY है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। ये हम आगे अभी पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं IC की मान्यताएं। IC की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? पहली है अतृप्तता, कि उपभोक्ता सदैव अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है और सदैव कम की तुलना में अधिक को प्राथमिकता देता है। दूसरा है संक्रमकता, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। According to law of transitivity, if A equals to B and B equals to C, then A must be equals to C। कि अगर A और B इक्वल हैं, A और B पर समान संतुष्टि है, B और C पर भी समान संतुष्टि है, B इक्वल टू C, A और C पर भी समान होगी। ये नियम लागू होना चाहिए। और तीसरा है घटती हुई MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। तो ये क्या है? इधर देखें हम, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। क्या होता है ये? तो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, आप टेबल पे भी देखिए, x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु का जिस दर से त्याग किया जाता है, जिस दर से,
जिस दर से का मतलब क्या हुआ, देखिए आप पहले यहाँ पर ही अगर हम इसको प्लॉट कर दें कि हम यहाँ MRS निकालना चाहते हैं, MRS XY कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट में तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर एक इकाई बढ़ाई तो कितनी इकाइयाँ छोड़ी, 5, तो ये डेल्टा Y कितना आया 5/1, ये 5, एक इकाई फिर बढ़ाई, अब कितनी इकाई छोड़ी 4, तो 4/1 ये 4, फिर एक इकाई बढ़ाई, कितनी इकाई छोड़ी 3, 3/1, फिर एक इकाई बढ़ाई, कितनी इकाई छोड़ी 2। तो हम ये देख रहे हैं कि x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु का जिस दर से त्याग किया जा रहा है उसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, और यह सामान्यतः घटती हुई होती है। इसका फार्मूला है MRS XY माइनस डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन y की मात्रा कम हो रही है, इसलिए हमने माइनस डेल्टा वाई लगाया। और ये सामान्यतः घटती हुई होती है। बोर्ड एग्जाम में देखा मैंने, ऐसा पूछा गया ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर। कुछ बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसके आगे ह्रासमान शब्द लग गया। ह्रासमान का मतलब होता है घटती हुई, तो हमको उसमें क्या लिखना था कि x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर y वस्तु का घटती हुई दर से त्याग किया जाता है। यदि ह्रासमान शब्द साथ में लगा है तो हमें घटती हुई दर से ये लिखना है। और केवल प्रतिस्थापन की दर पूछा है तो जिस दर से त्याग किया जाता है ये लिखना है। MRS XY सामान्यतः घटती हुई होती है और यही IC के ढाल को बताती है, क्योंकि IC का ढाल भी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है। और ये तो ऋणात्मक ढाल है इसलिए ये माइनस का साइन यहाँ लग सकता है, बाकी IC का ढाल और MRS XY सेम थिंग है। नेक्स्ट हम अब लेते हैं तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र क्या होता है, एक ही उपभोक्ता के लिए एक ही चित्र में यदि एक से अधिक तटस्थता वक्र व्यक्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो इसे हम तटस्थता मानचित्र, अनधिमान मानचित्र कहते हैं। इसमें प्रत्येक ऊंचा IC जो होता है वो अधिक उपयोगिता को व्यक्त करता है, अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे IC की विशेषताएं, अनधिमान वक्र की विशेषताएं लेते हैं हम। पहला है IC का ढाल ऋणात्मक होता है। अब हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वक्र हो, यदि उसका ढाल ऋणात्मक है तो निश्चित रूप से एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि IC के ढाल में यदि हम x वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो y वस्तु का उपभोग कम होता है। हमने टेबल में भी देखा था। क्या कारण क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उपभोक्ता की संतुष्टि या उपयोगिता को स्थिर बनाए रखना है। यदि हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो हम दूसरी वस्तु का उपभोग कम करेंगे, तभी तो उपयोगिता स्थिर रह पाएगी। तो उपभोक्ता की संतुष्टि को स्थिर रखने के लिए यदि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ती है। इस कारण से IC का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरा है IC कभी भी धनात्मक ढाल वाला या क्षैतिज या लंबवत नहीं होता है। ये देखिए धनात्मक ढाल बनाया हमने, मान लो कि ऐसा हो तो क्या होगा। ये धनात्मक ढाल, इसके दो बिंदु हमने लिए। हम ये देखते हैं कि एक से दूसरे संयोग पर जाते हैं तो दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है। अब मात्रा बढ़ेगी तो उपयोगिता बढ़ जाएगी, जबकि हमारे तो उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर है क्षैतिज। ये क्षैतिज है। अगर ये हॉरिजेंटल होगा तो क्या होगा, तो एक संयोग से दूसरे संयोग पर जा रहे हैं तो y वस्तु की मात्रा तो स्थिर बनी हुई है और x की मात्रा बढ़ गई, जबकि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़े तो दूसरा कम होना चाहिए। वो यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा है लंबवत, कि IC लंबवत हो जाए तो इसमें भी एक संयोग से दूसरे संयोग पर जा रहे हैं तो x की मात्रा तो स्थिर है लेकिन y का उपभोग
बढ़ गया, तो फिर संतुष्टि बढ़ जाएगी, संतुष्टि स्थिर नहीं रहेगी। तो ये तीनों स्थितियां क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक संयोग से दूसरे संयोग पर जाते हैं तो उपयोगिता बदल जाती है, स्थिर नहीं रहती है, इसलिए ये तीनों संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आईसी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसके प्रति ये उन्नतोदर, ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स कहलाती है। क्या कारण है? उसका कारण है, आप ध्यान रखना, कोई भी वक्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व, कभी भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात आती है तो जो सैक्रिफाइसिंग रेट है ना, वो या तो डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग। अगर डिमिनिशिंग होगी, घटती हुई होगी, तो हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और सैक्रिफाइसिंग की जो रेट है वो इंक्रीजिंग होगी, बढ़ती हुई होगी, तो सदैव कॉन्केव होगा, नतोदर होगा, अवनतोदर होगा। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, ये जैसे जैसे x की अतिरिक्त इकाई हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y का घटती हुई दर से त्याग किया जा रहा है। MRS में मैंने आपको बताया है, अर्थात y का घटती दर से त्याग किया जा रहा है। MRS XY घटती हुई होती है, इस कारण से IC मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यदि MRS बढ़ती हुई होती तो ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन, ये कॉन्केव शेप कहलाती है। मैंने यहाँ लिखा है, यदि MRS XY बढ़ती हुई होती तो नतोदर होता। वैसे हमने कहा है सामान्यतः MRS XY घटती हुई ही होती है। अगला है, प्रत्येक ऊंचा IC अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। ये अभी मैंने अनधिमान मानचित्र में बताया कि जैसे जैसे ऊंचा IC है, वो जैसे IC1 की तुलना में IC2 पर संतुष्टि ज़्यादा है, उसकी तुलना में IC3 पर संतुष्टि ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो जैसे जैसे ऊंचे IC पर जाते हैं वैसे वैसे किसी एक या दोनों वस्तुओं की पहले से ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, और पहले से ज़्यादा मात्रा प्राप्त होगी तो उपयोगिता बढ़ जाएगी। और हमारा कंसेप्ट, परिभाषा क्या कहती है? संतुष्टि स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, यह हमको ध्यान रखना है कि IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1, मतलब प्रत्येक ऊंचे IC पर कोई भी संयोग है वो नीचे वाला IC की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, दो IC परस्पर नहीं काटते। कभी भी दो IC एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते? हम कटवा देते हैं, है ना। ये देखिए IC1 और ये IC2, ये दो बिंदु, दो कर्व मैंने कटवा दिए, B पॉइंट पर दोनों काट रहे हैं। अभी हमने ये विशेषता पढ़ी कि प्रत्येक IC पर उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर B संयोग जो है, X और Y का एक ही संयोग दो उपयोगिता स्तर को बता रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, और यहाँ पर संक्रामकता का नियम भी भंग हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था संक्रामकता के अनुसार क्या था, यहाँ पर तो A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है। A और B एक ही IC पर है ना, तो A इक्वल टू B, B और C है वो भी एक ही IC पर है, B इक्वल टू C। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी A मस्ट बी इक्वल्स टू C, बट हियर A डज नॉट इक्वल टू C। तो हम कहेंगे संक्रामकता का नियम भंग हो जाता है, इस कारण से दो IC परस्पर नहीं काट सकते। अगला है, IC किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर किसी अक्ष को स्पर्श कर गया, जैसे यहाँ पर हमने IC1 को यहाँ स्पर्श करवा दिया, IC2 को मैंने यहाँ स्पर्श करवा दिया, तो आप ये देखिए जहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है जिस अक्ष पर, केवल उसी वस्तु का उपभोग हो रहा है और दूसरी वस्तु का उपभोग शून्य हो गया। जैसे IC1 यहाँ उपभोग कितना, केवल Y वस्तु का, X का उपभोग नहीं हो रहा है। IC2 यहाँ टच कर रहा है, इट मीन्स केवल X का उपभोग हो रहा है, Y का नहीं हो रहा है। परिभाषा क्या कहती है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिनसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर तो दो वस्तुओं का उपभोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये स्पर्श नहीं करेगा। नेक्स्ट है, IC का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मैं अक्सर ये बनाता हूँ, पैरेलल बनाता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी IC पैरेलल हों। ये IC की दो विशिष्ट स्थितियाँ,
ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ध्यान रखना है हमको इसमें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आईसी के लिए हमने पूरे विश्लेषण में जो दो वस्तुएं ले रहे हैं या दो वस्तु बोल रहे हैं वो अपूर्ण स्थानापन्न होती है, ये आप ध्यान रखना। दोनों वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न मतलब एक को बिल्कुल हटा दें और एक का ही उपयोग करें तो वो संभव नहीं है, पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। तो अब हमने दो विशिष्ट स्थितियां ली हैं। पहला है दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हों, बोथ आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। अगला है दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, बोथ आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में क्या होगा, देखिए पूर्ण स्थानापन्न हो मतलब एक को बिल्कुल हटा दिया जाए तो दूसरी वस्तु का उपयोग करने पर भी पहली की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो दोनों जो पूर्ण स्थानापन्न हो तो सीधी रेखा, ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा के रूप में आईसी होगा, फिर ये शेप नहीं होंगे, सीधी रेखा के रूप में होगा। सीधी रेखा क्यों होगा, क्योंकि x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y का स्थिर दर से त्याग हो रहा है। देखिए आप ये जो गैप है ये सारा गैप है वो इक्वल है, y को स्थिर दर से छोड़ा जा रहा है। इट मीन्स एमआरएस एक्स वाई स्थिर है। तो एमआरएस एक्स वाई स्थिर होने के कारण ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा के रूप में आईसी होता है। कब, जब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हों। अगला है दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट हों। पूरक किसको कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें एक के अभाव में दूसरे का उपयोग संभव न हो, ठीक है ना। इसमें एल आकार का होता है आईसी। एल आकार का क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण पूरक है, इट मीन सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है तो एमआरएस एक्स वाई 0 होगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में हर बार आता है ये प्रश्न। यदि दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो आईसी सीधी रेखा के रूप में होता है, क्योंकि एमआरएस एक्स वाई स्थिर है। और यदि दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हों तो आईसी एल आकार का होता है, क्योंकि एमआरएस एक्स वाई 0 होता है। आज का हमारा ये जो वीडियो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में A2 सीरीज़ के पार्ट 2 में। धन्यवाद।